नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। इस पीडी बुक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और 100% जो टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार एसआई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर रखा है। एमसीक्यू जो दिए गए थे 800 अच्छा एमसीक्यू है, वो सारे एमसीक्यू आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल में जाकर, चैनल में जब आप खोलेंगे तो प्लेलिस्ट एक अलग से बना दिया गया है, उस प्लेलिस्ट को आप जाकर देख सकते हैं। 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो रिवीजन करने के लिए आपका एक बहुत अच्छा मटेरियल है। तो आइए आज चर्चा करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 को। देखिए, बजट एक्चुअली होता कुछ नहीं, एक अनुमान होता है ना। जैसे अभी सरस्वती पूजा आ रहा है तो उसमें आप एक बजट बनाएंगे। सपोज 10,000 हमारा बजट है, इसमें हम 2,000 का गाजर ले आएंगे, 500 का मिश्री ले आएंगे, 800 का मिश्री कंद एक आता है वो ले आएंगे, खीरा ले आएंगे, बुंदिया ले आएंगे 1500 का। तो ये एक तरह से आपका बजट बनता है। हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है, कभी कभी गाजर आपको महंगा मिल गया, कभी 2,000 ना लगकर कभी 1500 में ही गाजर हो गया, और इधर मिश्री में 500 ना लगकर 800 लग गया। तो बजट जो है ऊपर नीचे होते रहता है। तो एक तरह से ये सरकार का अनुमान होता है आने वाले वर्षों के लिए। तो सबसे पहला सवाल कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। वित्त मंत्रालय जाहिर सी बात है इन्हीं के हाथ में है। कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2025 को प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है। 25-26 का जो बजट था वो भी 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया, जिसमें 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? तो कृषि, दूसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जिसे आप एमएसएमई कहते हैं, तीसरा है निवेश, चौथा है निर्यात। इन चारों इंजन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पीछे दिया गया है बुक में, है ना, नेक्स्ट पेज में। अगर आपको थीम जानना हो केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है, तो इसका थीम है सबका विकास। ठीक है, सबका विकास इस बार का थीम है। और बजट के थीम के अनुरूप जो है वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जो कि 6 तरह के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है। क्या क्या है? तो गरीबी से मुक्ति, दूसरा है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, तीसरा है बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, चौथी है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। रोजगार पे भी फोकस किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। भले रेलवे में पहले वैकेंसी 80,000 आती थी, अब 800 आ रहा है, लेकिन रोजगार पे फोकस कर रही है सरकार, है ना। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, ठीक है, किसानों के लिए भी इसमें बात की गई है। ठीक है, जो व्यापक 6 सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें लगभग सारी चीजों को कवर कर लिया गया है। अब हमने जो 4 इंजन पे चर्चा किया था, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, उसमें से जो पहला इंजन है वो कृषि है। कृषि पे चर्चा करते हैं। कृषि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, 100 जिलों को रेखांकित किया गया है, जिसमें से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, चलिए, उत्पादकता जहां पर कम होती है वैसे किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। अगला है दलहनों में आत्मनिर्भरता। दलहन के मामले में आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। सरकार जो है वो तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। ठीक है, दाल का बहुत ज्यादा यूज है भारत में और उत्पादन भी ठीक ठाक मात्रा में होता है, उसके बाद भी हमें जो है मंगवाना पड़ जाता है बाहर से। तो उस पे जो है आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात की जा रही है। तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा। इसके तहत क्या है? तो 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, कितने? तो 7.7 करोड़ किसानों के लिए जो ऋण की सीमा है वो पहले 3 लाख हुआ करती थी, अब जो है इसे 5 लाख कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। अगला है उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। इसके अंतर्गत क्या है? तो अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जैसे देखिए, किसान बीज बोते हैं, होता क्या है कि कई बार कीट जो है उन फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो बीज का, अब जैसे जीनोम हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो जीनोम के तहत क्या किया जा रहा है? बीज में जो है अनुवांशिकता, मतलब अनुवांशिक बदलाव करके इस तरह का उसमें जीन डाला जा रहा है, ताकि फसल जब हो, फसल तो उत्पादकता तो बढ़ेगी, साथ साथ जो कीट उन्हें खाते हैं वो ना खा पाए। तो इस पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, है ना। अब बजट के अनुमान की अगर आपसे बात कर ली जाए, 2025-26 में बजट के अनुमान की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ कंपैरिजन दिया गया है 23-24 से, 24-25 से, और यहाँ पर 24-25 से भी दिया गया है संशोधित अनुमान। और क्योंकि आपको पता है 24 में जो है इंटरिम बजट आया था, जब भी
चुनाव होने वाला रहता है तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है, फिर से संशोधित अनुमान यहाँ पर दिया गया था, और ये वर्तमान का 25-26। तो इसमें अगर आपको जानना हो कि राजस्व प्राप्तियां कितनी होने वाली है सरकार को, तो 34,20,409 करोड़ प्राप्त होने वाली है, जो कि पिछली बार से लगभग देखें तो एक अनुमानतः जो है वो 4 लाख ज्यादा है। पिछली बार कितनी थी यानी 24-25 में, तो 30,87,960। ये सब जो है फिगर आप 2-4 बार देख लीजिएगा, 3-4 बार लिख भी लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, है ना, क्योंकि ये इस तरह का एग्जैक्ट फिगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये तो हो गई राजस्व प्राप्तियां की बात। अगला है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां जो है इस बार 16,44,936 करोड़ होने वाली है सरकार को, जो कि पिछली बार की तुलना में आप देख पा रहे हैं पिछली बार जो है 16,28,527 करोड़ था। कुल प्राप्तियों की बात कर ली जाए तो कुल प्राप्तियां इस बार होने वाली है 50,65,345। ये अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार का बजट कितने का है, तो आपका जवाब होगा 50,65,345। पिछले बार की तुलना में ये ठीक ठाक ज्यादा है, क्योंकि पिछले बार 47,16,04,487 करोड़ हुआ करती थी। कुल व्यय होने वाला है 50,65,345, ये अनुमान ही है ना। पिछले बार भी कुल व्यय वही था जो मतलब कुल प्राप्तियां थी 47,16,04,487। प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात कर ली जाए तो 15,48,282 2024-25 में जो थी वो 13,18,320 थी। राजस्व घाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो 25-26 का राजस्व घाटा है 5,23,846 करोड़, जो कि पिछले बार था 6,10,098 करोड़। तो इस बार जो है लगभग 1,15,000 जो है कम घाटा होने वाला है, 1,15,000 करोड़। ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा की बात कर ली जाए तो 96,654, वही पिछले बार जो है 3,10,207 था, तो इसमें ठीक ठाक अनुमान घटा कर दिया गया है ना। राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो राजकोषीय घाटा इस बार का 15,68,936 करोड़ होने वाला है, जो कि पिछले बार 15,69,527 करोड़ था। तो 1,000 का मोटा मोटी डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। प्राथमिक घाटा भी पूछा जाता है एग्जाम में। प्राथमिक घाटा 2,92,598 करोड़ होने वाला है, जो कि पिछले बार 4,31,587 करोड़ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है रुपया आता है, हमने देख लिया कहां से आया, है ना। अब जो है रुपया जाता कहां है, इस पे भी हम देखेंगे। तो रुपया आता है तो उधार और अन्य देयताएं से 24 पैसे आप मान के चलिए कि 1 रुपया है सरकार के पास, ठीक है, उस हिसाब से दिया गया है। निगम कर 17 पैसे आते हैं उससे, आय कर से 22 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5 पैसे, जीएसटी और अन्य 18 पैसे। ठीक है। कर विभिन्न प्राप्तियां 9 पैसे और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे। ठीक है, चलिए अगला है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16 पैसे। ये रुपया जाता कहाँ है उस पर बात कर रहे हैं। ये था कि रुपया आता कहाँ से है। सबसे ज्यादा रुपया जो है उधार जो हम लोग लेते हैं उसी से आता है। रुपया जाता कहाँ है, तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो होती है 8 पैसे उसमें चला जाता है, यानी कि अगर आप 100 यूनिट मान के चल रहे हैं तो 8% उसी में चला जा रहा है। ठीक है। 16 पैसे जो है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जाता है। ब्याज हम लोग इतना इतना ले रहे हैं तो देंगे भी तो, वापस भी तो करेंगे। जो कर्ज ले रहे हैं तो ब्याज हम लोग 20 पैसे दे रहे हैं, यानी कुल बजट का 20% आप मान सकते हैं, है ना। रक्षा में 8 पैसा चला जा रहा है हम लोगों का। दुश्मन भी तो बैठा है, पाकिस्तान चीन सबको धमकाना भी तो है। आर्थिक सहायता जो हम अन्य राष्ट्रों को करते हैं उसमें 6 पैसे हमारा खर्च होता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 8 पैसे जा रहे हैं, और करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है वो 22% उसमें चला जा रहा है विभिन्न राज्यों के लिए, है ना। पेंशन में 4 पैसे चले जा रहे हैं और अन्य व्यय में 8 पैसे। तो कहां से आता है और कहां जाता है, दोनों पे हमने चर्चा किया। ठीक है। अब है कि कैसे खर्च होंगे केंद्र सरकार का पैसा। ठीक है, ये बजट तो हमने देख लिया कि कुल बजट जो है वो 50,65,345 करोड़ है। अब ये कहां कहां खर्च होंगे बजट का अनुमान। तो ब्याज में हमने देखा सबसे ज्यादा ब्याज हम लोग अदायगी कर रहे हैं, तो 12,76,338 करोड़ जो है वो ब्याज देने में खर्च हो रहा है। ये फिगर आपको देखकर आपको लग रहा होगा अभी कितना जल्दी कैसे याद होगा। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो याद होगा। मोटा मोटी ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा जो हम लोगों का बजट का हिस्सा खर्च होता है वो ब्याज अदायगी में होता है। ठीक है। परिवहन में 5,48,649 करोड़ खर्च हो रहा है। रक्षा में 4,91,732 करोड़ खर्च हो रहा है। सब्सिडी जो देती है सरकार उसमें 3,83,407 करोड़ खर्च हो रहा है। पेंशन में 2,76,618 करोड़ खर्च हो रहा है। ग्रामीण विकास में 2,66,817 करोड़। गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित, ठीक है,
जो यूटी है अपने, उसको मिलाकर गृह विभाग में 2,33,211 करोड़, कर प्रशासन में 1,86,632 करोड़, कृषि और संबंध कार्यकलाप में, ये इंपॉर्टेंट है कृषि क्षेत्र के लिए, तो 1,71,437 करोड़। शिक्षा में देखिए क्या उपलब्धि है, कितने नंबर पे है शिक्षा, देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए अंडर 10 में है। शिक्षा में 1,28,650 करोड़। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य अंडर 10 से बाहर है, 98,311 करोड़। शहरी विकास 96,777, IT और दूरसंचार 95,298, ऊर्जा क्षेत्र में 81,174, वाणिज्य और उद्योग में 65,553, वित्त क्षेत्र में 62,924 और सामाजिक कल्याण में 60,052 करोड़। वैज्ञानिक विभाग को भी कुछ पैसे दिए गए हैं, 55,679 करोड़, और विदेश मामले में 20,517 करोड़, पूर्वोत्तर का विकास 5,915 करोड़, और अन्य जो होगा उसमें 4,82,653 करोड़, जो इसमें इस लिस्ट में चिन्हित नहीं है वो अन्य में आ जाएगा, है ना। चलिए, अब जो टैक्स स्लैब लगाया गया है उसमें कुछ संशोधन किया गया है। तो अगर आप 0 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं तो सरकार को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, भूल जाइए। 4 से 8 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं तो 5% देना होगा, 8 से 12 लाख कमा रहे हैं तो 10% देना होगा, 12 से 16 लाख कमा रहे हैं तो और बढ़ जाइए 15% देना होगा, 16 से 20 लाख कमा रहे हैं तो 20% देना होगा, 20 से 24 लाख कमा रहे हैं तो 25% देना होगा, और 24 लाख से अधिक, चाहे आप 24 करोड़ कमा रहे हैं चाहे 2400 करोड़ कमा रहे हैं, आपको जो है 30% सरकार को भुगतान करना होगा। ठीक है, ये नया टैक्स स्लैब है, नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना। चलिए, घाटे की प्रवृत्तियां पर अगर नजर डालें तो जीडीपी का प्रतिशत अगर देखा जाए तो राजकोषीय घाटा जो है वो 15,69 लाख करोड़ होने वाला है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो जीडीपी का 4.4% है। राजस्व घाटा का फिगर भी याद रखना है, 5.24 लाख करोड़, जीडीपी का 1.5% है। ठीक है, चलिए, प्राथमिक घाटा जो है वो 2.93 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का 0.8% है। ये बॉक्स जो है आप रख जाइएगा, है ना। प्रभावी राजस्व घाटा 0.97 लाख है और जीडीपी का 0.3% है। ठीक है, चलिए, हम चर्चा किस पे कर रहे थे, अब पहले इंजन को लेके हम चल रहे थे। पहला इंजन कौन सा है, कृषि है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके तहत और क्या किया जाएगा, तो कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत की जाएगी। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल की गई है। ठीक है, कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना लगता है हो जाएगा इस बार, क्योंकि सुन तो रहे हैं बहुत दिन से, बचपन से ही यही सुनते आ रहे हैं कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। बिहार में जितने भी मंत्री हैं केंद्र सरकार के, नाम के मंत्री हैं। ठीक है, आप देखिए राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह जी को देखिए। एक समय यूपी का तुलना जो है वो बिहार से हुआ करता था, लेकिन अब जो है यूपी काफी आगे है बिहार से, तमिलनाडु वगैरह से तुलना किया जा रहा है। तो वहाँ के जो भी मंत्री बने हैं कैबिनेट में वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बिहार के, आपने सुना होगा कि गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, लेकिन क्या एक भी टेक्सटाइल पार्क के बारे में बुगाहट तक सुनी है आपने बिहार में? चिराग पासवान है, नाम कमाने में रहते हैं, लेकिन बिहार के लिए करना कुछ नहीं है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य विकास के लिए भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना मत्स्य विकास के लिए। अगला है, असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना की बात की जा रही है। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। देखते हैं क्या क्या होता है। दूसरा इंजन है एमएसएमई। ठीक है, इसके तहत है संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है, जिससे लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है, किताबी बातें हैं ये सब, लेकिन याद यही रखना है आपको, एग्जाम में इसी से पूछा जाएगा। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रखा गया है, सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड। अगला है एमएसएमई के लिए ऋण कवर किया जाएगा, सभी में ऋण की ही बात की जा रही है। गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला है चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। चमड़ा और फुटवेयर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा।
चलिए देखते हैं। खिलौना क्षेत्र का विकास किया जाएगा। क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं। तो खिलौना बनाकर उद्देश्य ये है कि खिलौना यहीं बने और अधिक से अधिक जगह पर हम निर्यात कर सकें। आयात तो जो आता है उसे बोला जाता है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। बिहार की ही बात की जा रही है, पता चल ही जाएगा आपको, है ना। स्टार्टअप्स के लिए फंड और फंड्स विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। स्टार्टअप्स जो भी करना चाहते हैं उनके लिए फंड और फंड्स का, है ना। तीसरा इंजन है वो निवेश है। इसके बारे में क्या कहा गया है, तो शहरी चुनौती निधि, इसके तहत शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने का उद्देश्य है। शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ठीक है, 1,00,000 करोड़ किया जाएगा, लेकिन 25-26 के लिए कितना किया गया है, 10,000 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की बात की जा रही है। कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई, क्योंकि आपको पता ही है 2029 में चुनाव है ना। इस मिशन से 15 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। 15 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे किससे, जल जीवन मिशन से। अवधि जो है वो 2028 है और 67,000 करोड़ इसके रुपया इसको दिया गया है। चलिए, समुद्री विकास निधि, इसके लिए 25,000 करोड़ का कोष सरकार द्वारा 49% योगदान दिया जाएगा। जहाज निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढांचों के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का समर्थन करता है। आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक चीज देखने को मिला, 6500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा, जो आईआईटी के विस्तार की बात की जा रही है ना। पीएम रिसर्च फेलोशिप की स्थापना की गई है, जिसके तहत आईआईटी और आईआईएससी जो बेंगलुरु में है, जिसका नाम अक्सर आप सुनते होंगे, टॉप यूनिवर्सिटी में हमेशा इसका नाम आता है ना। तो ये जो पीएम रिसर्च फेलोशिप है वो आईआईटी और आईआईएससी में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप को बढ़ावा देगा, है ना। डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जा रही है। इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। अगले 3 वर्षों की बात की जा रही है। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कैंसर उपचार की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी, है ना। बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ कैंसर अभी भारत में। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, एक भाषा से रिलेटेड योजना लाई गई है। इसके तहत स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत, ठीक है, मुख्यतः ये याद रखिएगा कि डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी भारतीय भाषा में। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये, है ना। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना, तो संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना। ठीक है, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की बात की जा रही है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। देखिए कितना होता है। पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना, ये जो है मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, ये कोसी की बात की जा रही है, आपको पता ही होगा कोसी को क्या कहा जाता है बिहार में, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बोला जाता है। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, देश भर में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा, है ना। पर्यटन जहां भी है वहां पर रोजगार सृजन करने की बात की जा रही है। चौथा और अंतिम इंजन जो है वो निर्यात है। ठीक है, क्योंकि आयात हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात पे हमें फोकस करने की जरूरत है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया हम लोग कह तो रहे हैं, अगर ये सब सक्सेस है तो निर्यात हमारा बढ़ना चाहिए, उस पर फोकस किया जा रहा है। चलिए देखते क्या है। निर्यात संवर्धन मिशन, इसके तहत जो है क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा निर्यात पर फोकस करने के लिए। अगला है
भारत ट्रेड नेट BTN की बात की जा रही है। यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हेतु राष्ट्रीय ढांचा का विकास किया जा रहा है। उभरते हुए द्वितीय श्रेणी यानी Tier 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सकेगा। और इस तरह से देखेंगे हम कि निर्यात में हमारी वृद्धि होगी, है ना। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा। तो ये था बजट, है ना। इसमें जो काम की चीजें थी आप इसे कैच करेंगे और इन सारी चीजों पर ध्यान देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक MCQ सेशन लेके आया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका MCQ 50 क्वेश्चन का करवा दिया जाएगा, है ना। MCQ करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा क्या आर्थिक सर्वेक्षण भी चाहिए आप लोग को, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई सलाह हो तो बिल्कुल स्वागत योग्य है, आप सलाह दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों के बीच में, और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।